किसी के पतंग की डोर किसी की मौत की वजह बनती है तो हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल प्रदेश में बैन होने के बावजूद इस मांझे से बीते दिनों लखनऊ में एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद सीएम योगी ने इस चाइनीज हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पतंग उड़ाने वाले हों या पतंग और मांझा बेचने वाले, जिसके पास ये मांझा मिला उसके खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन तय है। दरअसल लखनऊ के एक फ्लाईओवर पर पतंग के चाइनीज मांझे से स्कूटी सवार की गर्दन कट गई थी। हालांकि योगी भी कई मौकों पर पतंगबाजी में हाथ आजमा चुके हैं और उनकी फोटो वाली पतंगे पतंगबाजों में खासा लोकप्रिय है, लेकिन चाइनीज मांझे पर योगी की जीरो टॉलरेंस नीति है। यूपी में अब चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को हत्या माना जाएगा। योगी ने ऐसे मामलों में हत्या की धारा लगाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में अभियान चलाने को कहा है, क्योंकि मांझे पर बैन होने के बावजूद बीते 3 महीने में करीब 6 दुर्घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं। शाहजहांपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, जौनपुर, लखनऊ में हुई इन घटनाओं में कई मौतें हुई हैं। यूपी नहीं, चाइनीज मांझे की बिक्री पूरे देश में बैन है, लेकिन इसके बावजूद ये मांझा चोरी छिपे बाजार में पहुंच ही जा रहा है। लेकिन अब योगी की नजर इस हत्यारे पर पड़ गई है। उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी है और साथ में हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी, जिसके बाद योगी की फोर्स हवा में उड़ती मौत के खिलाफ एक्शन में है। सीएम योगी के आदेश के बाद चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया गया है और इसी को देखते हुए सीएम योगी की जो पुलिस है वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। इससे पहले तक चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन योगी ने इसमें हत्या की धारा भी जुड़वा दी है। पहचानेंगे सर कि ये चाइनीज मांझा है? एक तो इसकी स्ट्रेंथ देखी जा रही है, क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि सामान्य तौर पे नहीं टूट पा रहा है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में योगी के निर्देश के बाद पुलिस की टीम एक्शन में नजर आई। अगर आपके पास चाइनीज मांझा है तो उसे पुलिस के हवाले कर दे और अपनी गर्दन जरूर बचा ले। यूपी में धर्मांतरण गैंग पर पुलिस की स्ट्राइक जारी है। पहले बलरामपुर में छांगुर के धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ और अब मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण गिरोह का गुरु पकड़ा गया है, जो खुद को इलाके में धर्मांतरण गिरोह का जाकिर नाइक समझता था और मिर्जापुर में अपने गुर्गों के जरिए धर्मांतरण का खेल खेलता था। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल आरोपी मौलवी खलीलुल रहमान जादू टोना और ताबीज के जरिए लोगों को प्रभावित करता था और उसे इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। यानी आरोपी मौलाना वही काम करता था जो दुनिया भर में घूम घूम कर भगौड़ा जाकिर नाइक करता था। आरोपी मौलाना जाकिर नाइक से इतना प्रभावित था कि वो उसके जैसे ही ड्रेसअप भी करता था, वैसे ही सिर पर टोपी और कुर्ते पर ब्लेजर। और अपने इस धर्म परिवर्तन के लिए जिम ट्रेनर के साथ साथ 60 गांठ बना रखा था। आरोपी ने साल 2023 में वाराणसी में हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया था। इनके द्वारा 2023 में एक हिंदू लड़की का निकाह धर्म परिवर्तन हुआ था, जिसमें और कराया गया था लोहता थाने में एक लड़के के साथ कराया गया था, दूसरे समुदाय के साथ, जिसमें एफआईआर भी पंजीकृत है। हम लोग वहाँ से कॉन्टेक्ट कर फिलहाल आरोपी मौलवी से पूछताछ की जा रही है। इस खेल में कई राज सामने आ सकते हैं। देश के अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क की धूल को कंट्रोल करने पर भारी भरकम बजट खर्च किया है। इसके लिए सरकार 200-300 करोड़ नहीं बल्कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पैसा आया कहां से, तो इसे एनसीएपी के तहत 130 शहरों को अब तक कुल 13,852 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतना पैसा धूल पर सरकार ने खर्च क्यों किया, तो आपको बता दें कि शहरों में हवा में उड़ने वाली गंदगी 20 से 60% हिस्सा सड़कों की धूल से आता है। ये सारी जानकारी पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में 2 फरवरी को दी है। सरकार ने इतनी मोटी रकम धूल खत्म करने के लिए खत्म कर दी, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण वहीं का वहीं है। तो क्या ये मान लें कि 7,000 करोड़ धूल में उड़ गए क्या? यूपी में गो तस्करों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां अक्सर राजनीतिक हो जाती हैं। अब गाय और गो तस्करों की इसी राजनीति पर आई फिल्म गोदान को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। इस फिल्म को लेकर हिंदूवादी संगठन और देवबंद एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम समाज ने इसे नफरत फैलाने वाली फिल्म करार दिया है। सख्त कानूनों पर आधारित इस फिल्म का पोस्टर योगी ने बीते दिनों लॉन्च किया था। अब देवबंद से इस फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो हिंदूवादी संगठन फिल्म के पक्ष में है। बॉलीवुड वालों ने ही एक नया हरबा निकाल लिया है, नफरत बोर्ड। वो धर्म के नाम पर मूवी बनाते हैं, नफरत फैलाने वाला काम करते हैं
कोई कहता है कि हमारे को बात गलत लग रही है, हमारे को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं किया जा रहा है, सत्य सामने लाया जा रहा है। सत्य जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो सामने बताया जा रहा है। वैसे फिल्म रिलीज से पहले का बवाल एक ट्रेंड भी है। देखते हैं पब्लिसिटी का फायदा कितना मिलता है। यूपी के अमरोहा में महिला से छेड़छाड़ मामले में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर पुलिस पर फायर हो गए। नंद किशोर गुर्जर ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो वो इस घटना की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे। हसनपुर पहुंचे विधायक नंद किशोर गुर्जर योगी के पुलिस पर भड़क गए। उनका आरोप है कि महिलाओं से खुलेआम अभद्रता की जा रही है, विरोध करने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। योगी जी क्या कह रहे हैं, जो किसी बहन को छेड़ेगा अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा और यहाँ छेड़ने वाले का स्वागत होगा। पुलिस की पूरे पुलिस विभाग की बदनामी है, इस पे मुकदमा दर्ज करिए, पीट के बंद करिए। नंद किशोर ने कहा कि हसनपुर में मुस्लिमों ने अवैध खोखे बना रखे हैं, जहां से गुजरने पर महिलाओं से बदतमीजी की जाती है, जिससे डर का ऐसा माहौल बना हुआ है कि हिंदू परिवार पलायन की बात कर रहा है। हिंदू बहन बेटियों को जो टारगेट जिस तरह मुस्लिम लड़के कर रहे हैं यहाँ, ये बहुत सोचनीय बात है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस पर नंद किशोर फायर हुए तो फौरन कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में अब बाहर निकलना भी डरावना लगता है। हर तरफ डर का माहौल है। कहीं लोग गायब हो रहे हैं तो कहीं लड़की के साथ छेड़छाड़ रोकने पर बेरहमी से पीट दिया जाता है और अधमरी हालत में सड़क पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस मौके पर 45 मिनट के बाद पहुंचती है। इस वीडियो ने दिल्ली वालों को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे कुछ लोग एक व्यक्ति को लात घूंसों से पीट रहे हैं। ट्रांसपोर्टर को 3 बदमाशों ने घेर रखा है और उसके हाथ पकड़े हैं और चाटे बरसा रहे हैं। तभी तीसरा बदमाश उस पर लात बरसाने लगता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर से मारना शुरू कर देते हैं। पीछे लोग बोल रहे हैं रहने दो, लेकिन ये रुकते नहीं। डर के मारे कोई युवक को बचाने नहीं आता। 119 सेकंड में हमलावरों ने ट्रांसपोर्टर को करीब 20 बार लातें मारी और अनगिनत थप्पड़ भी बरसाए। ये बदमाश इतने में भी शांत नहीं हुए। एक युवक पीछे जाता है और ईंट उठाकर लाता है और युवक पर ईंट से हमला करने लग जाता है। तभी एक दुकानदार उसे रोक लेता है। इनके सर पर तो खून सवार था और फिर से ट्रांसपोर्टर को लातों से मारने की कोशिश में लग जाते हैं। लोगों ने पीसीआर को इस मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। इस बीच पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर चुटकी ले ली और विपक्ष के हंगामा कर रहे सदस्यों के लिए कहा कि वो खड़गे जी की उम्र का लिहाज करे। खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। वहीं इस दौरान सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा, लेकिन पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर भी जमकर हमला बोला। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सभी सिखों के अपमान का आरोप लगाया, साथ ही पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहाँ उपदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर हमला बोला। मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? एक और जहां नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष भी दूसरे किताबों का हवाला देने में जुटी है। इसी कड़ी में राज्यसभा में राहुल गांधी को लेकर जेपी नड्डा और खड़गे की भिड़ंत हो गई। हालांकि जेपी नड्डा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। उन्होंने खड़गे से कहा कि अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। इस पर खड़गे ने भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है। राहुल गांधी की आक्रामकता ने विपक्ष में जबरदस्त जोश भर रखा है और सदन में हर दिन धमाका हो रहा है। यूपी में अपराध करने वाले कहीं भी भाग जाएं, योगी की पुलिस वहीं जाकर उनका हिसाब करती है। एटा में साइबर ठगी करने वालों को ढूंढते ढूंढते पुलिस राजस्थान के सीकर पहुंची और फरार अपराधी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। और योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाकर साइबर ठग के घर मुनादी किया और कोर्ट का आदेश पढ़कर बताया, एटा में साइबर ठगी का आरोपी अगर इसके बाद भी कोर्ट में सरेंडर नहीं करता तो सीकर में उसके इस घर की कुर्की कर कीमत वसूली जाएगी।
यूपी में साइबर ठगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोगों की मेहनत की कमाई पर नजर रखने वालों का सीएम योगी बुरा हाल कर रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में साइबर ठगी कर फरार होने वाले बदमाश कुलदीप सिंह को ढूंढते हुए योगी फोर्स सीकर पहुंच गई और मुनादी करते हुए कुर्की का नोटिस चस्पा किया। साइबर ठग कुलदीप सिंह ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एटा में करीब 2 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया था। अब जल्द ही इन पर कुर्की वाला हंटर चलने वाला है। यूपी में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस वाला हंटर धर्म नहीं देखता है। अपराधी किसी भी धर्म का हो, उसका पूरा हिसाब किया जाता है। ये बात बरेली में धर्म के नाम पर उत्पात मचा रहे ऋषभ ठाकुर को भी समझ में आ गई होगी। कैफे में मुस्लिम लड़कियों की पिटाई करने वाले इस आरोपी को पुलिस ने जिला बदर कर दिया। ऋषभ ठाकुर जिला बदर आदेश के अनुसार आपको बरेली की सीमा के अंदर खड़े हैं। जनपद बदायूं को सीमा में आपको भेजा जा रहा है। इसके बाद आप निकलने के बाद कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे बिना अनुमति के। और ये आदेश सुनाते ही पुलिस ने गुंडाई करने वाले ऋषभ ठाकुर को बरेली की सीमा से बाहर कर दिया। जिला बदर किए गए ऋषभ ठाकुर का गुनाह आपको बताते हैं। दरअसल ये खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझ बैठा था। बरेली के एक कैफे में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर जमकर बवाल काटा था। पार्टी में मौजूद मुस्लिम युवकों की पिटाई की थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन जब कानूनी दावपेच लगाकर ये बाहर आया तो योगी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर ही इसे जिला बदर कर दिया। धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले को सीएम योगी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात अब 6 महीने तक बरेली से बाहर बैठा ऋषभ ठाकुर अच्छे से याद रखेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकने के लिए जवान दिन रात जंगलों की खाक छान रहे हैं। आज जवानों ने माओवादी लीडर रमन्ना का स्मारक जमींदोज कर दिया। दरअसल माओवादियों ने नक्सली रमन्ना का 20 फीट ऊंचा स्मारक बनाया था, जो कि 1 दशक पुराना है। ये कार्रवाई माओवादी के खात्मे की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। वहीं इसी दौरान सेना के जवानों ने माओवादी के इस स्मारक पर तिरंगा लहराकर ये संकेत साफ दे दिया है कि अब नक्सली का इस देश से नामो निशान मिटना तय है। उसके वजूद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की लंबे समय से इस इलाके पर पैनी नजर बनी हुई थी। ये इलाका कभी माओवादियों का मजबूत गढ़ हुआ करता था, जहाँ उनका संगठनात्मक और वैचारिक प्रभाव काफी गहरा था। हालांकि इलाके में स्थायी सुरक्षा कैंप स्थापित होने के बाद माओवादियों की गतिविधियों में लगातार कमी आई है। सुरक्षा बलों की नियमित गश्त और रणनीतिक दबाव के चलते अब इस क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। और अब खबर देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ निर्देश है, अतिक्रमण चाहे कैसा भी हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जे पर एक्शन की खबर रुड़की से सामने आई, जहां एक मंदिर के पास बनी अवैध मजार को धामी के बुलडोजर ने मलबे में तब्दील कर दिया। पीले पंजे के पहले ही वार में अवैध मजार का आधा हिस्सा उखड़ गया। बुलडोजर के दूसरे वार में पूरी की पूरी मजार जड़ से उखड़ गई। तस्वीरें रुड़की की है, जहां मंदिर के पास कुछ साल पहले इस अवैध मजार का निर्माण किया गया था। जैसे जैसे क्षेत्र में आबादी बढ़ी, स्थानीय लोगों ने इस अवैध निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज करानी शुरू की। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 2 हफ्ते पहले अवैध मजार पर नोटिस चस्पा किया था। बार बार नोटिस देने के बाद भी जब मियां भाई ने अवैध मजार को नहीं हटाया तो धामी फोर्स बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और अवैध मजार को मिट्टी में मिला दिया। इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। उत्तराखंड सरकार के दावे के मुताबिक प्रदेश में अभी तक 500 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ दिया गया है। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित ओटीटी में रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। इस फिल्म के टाइटल और टीजर में दिखाए किरदारों को लेकर ब्राह्मण समाज का गुस्सा भड़का हुआ है। इस फिल्म को ब्राह्मणों को टारगेट करने वाला बताया जा रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित को बैन करने के खिलाफ भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, सड़क पर ये बड़ा फरसा लिए नजर आ रहे हैं और ब्राह्मण पोस्टर में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्राह्मण समाज की मांग है कि ऐसे फिल्म बनाने वाले के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। तुम मुगलों पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम मौलवियों पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम ब्राह्मणों पे क्यों फिल्में बनाते हो? सनातन को हमेशा अपमानित किया जाता है, ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जाता है। सिर्फ MP ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में घूसखोर ब्राह्मण के खिलाफ विरोध हो रहा है। फिल्म के टाइटल में ब्राह्मण के साथ घूसखोर जोड़ने से नाराजगी है। फिल्म में ब्राह्मणों को लेकर डायलॉग्स पर आपत्ति है। फिल्म को ब्राह्मणों को टारगेट करने वाला बताया जा रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के इंजीनियरिंग विंग में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि यहाँ बिल पास कराने के लिए 10% कमीशन लगता है, जिसका खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किया। दरअसल यहाँ हर काम के लिए रेट फिक्स है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घूसखोर इंजीनियर चिन्ना रेड्डी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
आरोपी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के एक बिल को मंजूरी दिलाने के एवज में 15 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस दौरान उनके साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी मौजूद था, उसे भी एसीबी ने हिरासत में लिया। भ्रष्टाचार का कीड़ा हमारे सिस्टम में दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा है। सोचिए जरा, यहाँ भ्रष्टाचार का दीमक इस तरह फैला है कि इंजीनियर से बिल्स को क्लियर कराने के लिए भी एक तय प्रतिशत तय है। सूत्रों के अनुसार चिन्ना रेड्डी पिछले काफी समय से ठेकेदारों पर बिल रोकने का दबाव बनाकर अवैध वसूली कर रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई और कामयाबी भी हासिल की। ये व्यवस्था न केवल पारदर्शिता को खत्म करती है बल्कि शहर के विकास कार्यों को प्रभावित करती है। कुख्यात गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई को लेकर बांद्रा जेल प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। कोर्ट के आदेश के बिना ही रवि काना को छोड़ने पर सीएम योगी काफी गुस्से में है। जेल अफसरों पर एक्शन का चाबुक चलना शुरू हो गया है। एक माफिया पर मेहरबानी की, उसकी सजा मिलनी तो तय है। कोर्ट के आदेश के बिना ही गैंगस्टर रवि काना को रिहा करने पर जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम, जेलर विक्रम सिंह यादव और 3 जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि रवि काना की रिहाई केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित मिलीभगत के संकेत दे रही है। उधर रिहाई के बाद से ही गैंगस्टर रवि काना फरार बताया जा रहा है। इसके संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है। रवि काना के नेपाल भागने की आशंका है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर का रहने वाला रवि काना, उस पर हत्या, रंगदारी और गैंगरेप जैसे 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्क्रैप और सरिया के कारोबार के जरिए इसने 500 करोड़ रुपए का अवैध साम्राज्य खड़ा किया था। रवि काना की रिहाई ने जेल सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर जांच में आरोप सही मिले तो दोषी जेल अधिकारियों को योगी छोड़ेंगे नहीं। यूपी के अमरोहा में जहर उगलने वाली महिला आखिर में कानून के शिकंजे में फंसी गई। इस मुस्लिम महिला पर हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और गालियां देने का आरोप लगा था, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। यही है वो जहरीली समरीन निशा जो अपने फैंस के बीच भाभी जान समरीन के नाम से फेमस थी, लेकिन और ज्यादा फेमस होने की उसकी चाहत ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी और अब पुलिस की गिरफ्त में है। कायदे में रहोगे। समरीन ने नफरती जहर तो उगल दिया था, लेकिन वीडियो वायरल होते ही उसे अंदाजा हो गया कि योगी राज में उसने बड़ी गलती कर दी है। तभी तो वो गिड़गिड़ाने तक लगी थी। इस महिला ने इतना भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था कि उसे सुनवाया तक नहीं जा सकता। महिला ने जहर उगल तो दिया था, एहसास हुआ तो माफी भी मांगी, लेकिन ये यूपी है, वो ये भूल गई थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अंजलि नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या कर दी। शादी के करीब 3 महीने बाद पति की हत्या की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अंजलि करीब 7 साल से बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। उसके अफेयर की जानकारी परिजनों को भी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी आशीष से करवा दी गई। आशीष की हत्या से 16 दिन पहले अंजलि मायके गई थी। वहां उसने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर आशीष की हत्या का प्लान बनाया। मायके से ससुराल लौटने के बाद अंजलि घूमने के बहाने आशीष को बाहर लेकर गई और उसकी हत्या कर दी। तो अंजू से एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया और घर आकर मनगढ़ंत कहानी बनाने लगी। लेकिन जैसे ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया तो जांच में शक की सुई अंजलि पर अटकी, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और दोस्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक ऐसा गांव है जिसका नाम ही वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा बन गया है। गांव का नाम सुनकर बाहर के लोग हंस देते हैं, ग्रामीण इसे कलंक समझते हैं। गांव का नाम है रूपवार तवायफ और इस नाम में जुड़ा तवायफ शब्द अब यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। गांव का नाम इतना अजीब और विवादित है कि यहाँ की महिलाओं और युवाओं को समाज में सिर झुकाकर चलना पड़ता है। यहाँ वेश्याएं रहती थी, उनके नाम पर इस गांव का नाम कर दिया। युवा इस नाम के कारण कितनी बार अपमानित हुए हैं। छात्रा ने जी न्यूज की टीम को बताया कि स्कूल में बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। कोई नाम बताते हैं तो हमारे स्कूल या कॉलेज में सहेलियां भी मजाक उड़ाती हैं। नाम का सबसे बुरा असर बेटियों पर पड़ रहा है। कई बार बेटियों की शादी की बात पक्की हो जाती है। जैसे ही लड़के वालों को गांव का नाम तवायफ पता चलता है, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। गलत धारणा के डर से लोग इस गांव में अपनी बहुएं नहीं भेजना चाहते। इस वजह से गांव की महिलाओं के लिए हर दिन अपने सम्मान और अस्तित्व की सफाई देनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री से 4 करोड़ रुपए का 300 किलो से ज्यादा केमिकल पाउडर और ड्रग्स बनाने वाला रॉ मटेरियल जब्त किया गया।
एक फैक्ट्री से जब्त किए गए वो 6 ड्रम हैं जिसमें ड्रग्स का रॉ मटेरियल भरा हुआ है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि राजगढ़ के माचलपुर में ड्रग्स बनाने का काम चल रहा है। शिकायत पर फौरन एक्शन लेते हुए एमपी पुलिस और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त रेड की। पुलिस को फैक्ट्री के अंदर से ड्रग्स बनाने का सामान बरामद हुआ। इस छापेमारी में पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर से 300 किलो से ज्यादा का केमिकल पाउडर और ड्रग्स रॉ मटेरियल बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने फैक्ट्री से ड्रग्स बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। हालांकि रेड के दौरान वहां मौजूद आरोपी फरार हो गए। ड्रग्स की इस खेप को राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करना था। जहां ये ड्रग्स की फैक्ट्री थी वहां से राजस्थान की सीमा सटी हुई है। उसी का फायदा उठाकर राजस्थान में नशे का कारोबार किया जा रहा था। ये कारोबार कब से हो रहा था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।